हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ सिलेबस ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं दैट एग्जाम इज टू टेक प्लेस ऑन 9th of May 2021। तो उसको ध्यान में रखते हुए वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग द डिकोडेड सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम। ये जो एग्जामिनेशन है इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपके जनरल स्टडीज, पॉलिटी, इकोनॉमी से लेकर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज तक हैं, करंट अफेयर्स है। तो सब चीजों का सिलेबस आज हम डिकोड करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड कि एग्जाम में के लिए हमें क्या पढ़ना है, ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके और हम एग्जाम को क्लियर कर सकें, राइट। सो बिफोर वी प्रोसीड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। आपको जो है बहुत सारी फ्री वीडियोस मिल जाएंगी उस यूट्यूब चैनल पे जो आपके बहुत काम आएंगी। And before we proceed towards the syllabus, we have to understand the scheme of the examination. तो ये जो आप स्नैपशॉट देख रहे हैं, ये जो स्कीम ऑफ आरटी लिखा गया है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये नोटिफिकेशन से ही लिया गया है, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको क्विकली आई विल जस्ट टेल यू दैट इन द एग्जामिनेशन देयर विल बी 120 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 120 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। टाइमिंग क्या रहेगा? 2 आवर्स और मार्क्स क्या होंगे? 100 मार्क्स। तो each question is not going to be of 1 mark, ठीक है। As per the notification 0.83 ऐसे करके मार्क्स रहेंगे आपके एक क्वेश्चन के। 2 घंटे हैं, दैट मीन्स 120 मिनट्स एंड 120 क्वेश्चन। 1 मिनट मिलेगा एवरेज एक क्वेश्चन को आपको करने के लिए। 100 मार्क्स हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जामिनेशन में, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो ये तो रहा स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। अब इस स्कीम को क्लियर करके हमें एग्जाम को पार करना है, उसके लिए हमें जाना है सिलेबस। तो चलिए फिर सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। आई विल क्विकली टेल यू अबाउट द एरियाज दैट आर गिवन दैट यू नीड टू कवर। अब ये जो एरियाज हैं, देखिए ये जो चीजें हैं, जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं आपके लिए, मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपके लिए सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। ये वाली सारी चीजें आपके नोटिफिकेशन में दी गई हैं दैट क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स व्हिच आर जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, इंडिया की जो फ्रीडम की स्ट्रगल की गई उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। इंडिया की पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडिया पॉलिटी एंड इकोनॉमी टुगेदर दे आर गिवन। करंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, जिनको हम करंट अफेयर्स कह देते हैं आमतौर पे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ना गाइस, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स आर रियली अफ्रेड ऑफ, क्योंकि बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट्स नहीं हैं। अनलाइक द सब्जेक्ट्स लाइक आपके जनरल स्टडीज में फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटी, इकोनॉमी आता है, तो वो हो गया। फिर ये 3 सब्जेक्ट्स, देन जनरल साइंस, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फाइनली जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्यूए, दैट इज क्वांट एप्टीट्यूड। तो आपको इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ भी पढ़ने हैं, साथ ही साथ जनरल सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। दिस इज व्हाट योर एग्जामिनेशन डिमांड्स। अब ये सब तो ठीक है, हमें पता है दैट ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, लेकिन क्या कोई सिलेबस है? क्या हमें स्टिक करना है? इंडियन इकोनॉमी को अगर आप खोल लेते हैं तो इंडियन इकोनॉमी तो खत्म ही नहीं होगी, इतना कुछ है इकोनॉमिक्स में, राइट। तो कुछ रिस्ट्रिक्ट करना है हमें खुद को, और रिस्ट्रिक्ट हम किन पैरामीटर्स के बेसिस पे करेंगे? डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन के बेसिस पे। आई वांट टू शो यू वन थिंग, सी हियर, ये जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ये आपको क्या दर्शा रहा है? दिस चार्ट, थ्रू दिस आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज योर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो भी हमने यहाँ सब्जेक्ट्स पढ़े वो सारे हैं ये, ठीक है। लेकिन इन सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ ही रीजन ऐसा रहता है जो कि यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस को केटर करता है, राइट। तो आपको इन सब्जेक्ट्स को जरूर पढ़ना है, आपको स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़नी है इंडिया की, इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, बट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उस सिलेबस में से भी क्वेश्चंस जो है वो कुछ ही आते हैं, सारी चीजों पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो दैट मीन्स स्पेसिफिकली इसका मतलब है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही होंगे, जिससे सवाल पूछा ही जाएगा। वाई? क्योंकि वो उस सब्जेक्ट में सबसे कोर इंपॉर्टेंट चीज है और आपके एग्जामिनर जो है आपको उस पर टेस्ट करता है। इन्हीं चीजों को डिकोड करने के लिए आज हम ये सिलेबस देखेंगे, राइट। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट इट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको लेकर जा रही हूँ करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज है। बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है करंट अफेयर्स, जिसको हम यूजुअली बोल देते हैं। ये मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, हम लोग आपको एड्यूटैप पे बताते रहते हैं कि करंट इवेंट्स जो है उनका कोई अंत नहीं है, बट यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू नेशनल या फिर इंटरनेशनल
इन 2 करंट अफेयर्स पे आपको खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है। आपके शहर स्टेट की चीजों से कोई लेना देना नहीं है एग्जामिनर को, राइट। अब इसमें भी आप क्या पढ़ सकते हैं, नेशनल लेवल पे क्या चीजें हो रही हैं गाइज। At the top thing, as a top priority, I have written government schemes and programs. तो government schemes, programs, policies जो सरकार निकालती है वो सबसे important है आपके लिए, उसकी खबर होना। Followed by sports and defense and news, तो जो भी डिफेंस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चलता रहता है, अवार्ड्स हैं, कोई अपॉइंटमेंट है, वो सब जानना है। साइंस टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बुक्स एंड ऑथर्स, कोई बुक रिलीज हुई है, उसका नाम क्या था, ऑथर का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इन इंडिया, कोई अपॉइंटमेंट हो गई, ऑबिचुरी आती है, कोई बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, जैसे कि लेट्स से वो अब नहीं रहे कोई पर्सनालिटी, आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द पर्सनालिटी एसोसिएटेड विद। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं, कौन से एक्टर से एक्टर को वो अवार्ड मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट समिट्स होते हैं, या फिर जैसे बाहर आपके बहुत इंपॉर्टेंट समिट होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट जो है बहुत फेमस है, डेवोस स्विट्जरलैंड में होता है, वहां पे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं। तो यू शुड नो वेयर हैज द समिट टेकन प्लेस। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली वो इंपॉर्टेंट है और इंडिया भी उसमें पार्ट ले रहा है, राइट। फिर इंपॉर्टेंट डेज इन न्यूज, वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट एड्स, ठीक है। इस तरह इंडियन आर्मी डे, इंडियन एयरफोर्स डे, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये करंट इवेंट्स हैं और इनके थ्रू, स्पेसिफिकली इसके थ्रू आप क्या डील कर रहे हैं, डेवलपमेंट इश्यूज को भी, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए तो गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है। कोई प्रोग्राम जो बनाया गया है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है, हेल्थ से डेवलपमेंट होगी ना लोगों की, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसको केटर कर रहा है। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के होने चाहिए। प्लस अब कितना करंट अफेयर्स करोगे, तो वे 6 to 8 मंथ्स, इतने मंथ्स बिफोर योर एग्जामिनेशन आप पढ़ लीजिए, आप बहुत अच्छे से सब कुछ चीजें कवर कर लेंगे, राइट। दिस इज अबाउट योर करंट इवेंट्स। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, थोड़े जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है, उनके सिलेबस के बारे में। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की जो फ्रीडम के लिए हमने स्ट्रगल किया, उस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यहाँ पूछे जाते हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइज, मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर दिए आपके लिए, ताकि फ्रीडम स्ट्रगल में तो आप बुक खोलेंगे, पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी, पर उस बुक में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और क्यों है, ये आपको जानना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति को पहली स्ट्रगल कहा जाता है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है इंडिया की। और कई लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, ये थी ही नहीं कोई फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें हमें नहीं जाना है, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ आपका फ्रीडम स्ट्रगल, उसको जानने के लिए ये पढ़ना जरूरी है। अब अगर आपको इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, 1857 के बारे में आपने सुना ही नहीं है, हाउ कैन यू से मैंने फ्रीडम स्ट्रगल प्रिपेयर किया है, राइट। तो ये वो चीजें हैं जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं, जो उस सब्जेक्ट को बना रही हैं, राइट, तो आपको जानना जरूरी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स एंड गवर्नर जनरल्स, 57 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल, ब्रिटिशर्स ने अपना राज जो है स्ट्रॉन्ग कर लिया इंडिया में, तो क्या क्या, कौन से गवर्नर जनरल आए, किसने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए, ये सब चीजें पता रहनी चाहिए। महात्मा गांधी और नेशनल स्ट्रगल, अब ऑब्वियसली गांधी जी के तो आने के बाद भारत की जो स्ट्रगल थी उसका पूरी दिशा ही बदल गई, तो आप कैसे मिस कर सकते हैं उस चीज को, अगर आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। आप कह रहे हैं आपने फ्रीडम स्ट्रगल तो पढ़ लिया है, पर आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में नहीं पता, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में नहीं पता, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं पता आपको, कैसे पता है फिर फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, सिर्फ गांधी जी ने बहुत साथ दिया, लेकिन जो और इंपॉर्टेंट छोटी छोटी रिवोल्ट्स हुई, वो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट हुई, वो सब आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, अब फ्रीडम स्ट्रगल कर क्यों रहे हैं हम, अगर हम बहुत खुश थे ब्रिटिशर्स के राज में, देन व्हाट वाज द नीड ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि इंपैक्ट बहुत बुरा था उस रूल का, दैट वी विल कवर। अर्लियर ईयर्स ऑफ कांग्रेस, जब कांग्रेस बन गई, आज वाली कांग्रेस नहीं रह गई वो कांग्रेस, एट दैट टाइम इंटरनेशनल कांग्रेस व्हेन इट वाज फ्रेम्ड, उसके बारे में जाना है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही है ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। सती प्रथा आपकी बैन हो जानी चाहिए, चाइल्ड मैरिज बैन हो जानी चाहिए, देयर शुड बी अ फिक्स्ड एज टू गेट मैरिड, इस तरह की चीजें हैं। तो गाइस दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर। हाउ डू आई नो दिस, बिकॉज वी हैव स्टडीड योर पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन था वो जिसने सती प्रथा को बैन करने के लिए
मुहिम चलाई, राजा राममोहन रॉय जी। तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा अगेन मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट बना ही इन चीजों से है तो आप ये छोड़ नहीं सकते, राइट। तो ये है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सिलेबस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, ईपीएफओ एग्जाम के लिए, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, विच इज इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन की पॉलिटी और इंडिया की इकोनॉमिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो पॉलिटी जो है वो किन चीजों से बनी है, सबसे पहले वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, India's constitution is the base of Indian polity. So obviously we need to know the framework of constitution. Indian Union and its citizens, India जो है वो बना कैसे है, उसके citizens जो हैं, आप ये एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे लिखा होता है कि you have to be a citizen of India, राइट, नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। तो उसके बारे में बैकग्राउंड पता हो पॉलिटी में। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट क्या है, राइट, आपको जो इतने सारे मिले गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एक्सरसाइज योर फ्रीडम, कितना कुछ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब कैसे मिल रहा है आपको, ये पता होना चाहिए, ठीक है। राइट एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज भी हैं आपकी, ये भी आपको जानना है। सेंटर स्टेट रिलेशन, सीएम अलग बनता है, पीएम अलग बनता है, व्हाई इज इट हैपनिंग, ये तो जनरली भी आपको पता होना चाहिए, राइट। दैट इज व्हाट दिस एग्जाम एंड दिस सब्जेक्ट डिमांड्स, दैट व्हाई इज देयर अ सीएम इन योर स्टेट। इफ यू लिव इन अ यूटी, वहां पे सीएम क्यों नहीं है, या फिर पुडुचेरी में रहते हो तो व्हाई इज देयर अ सीएम एंड नॉट सीएम इन चंडीगढ़। तो इस तरह की चीजें आपको पता लगेंगी ये सेंटर स्टेट रिलेशन से। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, देयर आर सो मेनी बॉडीज जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं, राइट, जैसे नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन है ना, इस तरह की कमीशंस है, और कितनी सारी बॉडी हैं, सीएजी है आपका, सीबीआई है, तो ये सब पता होना चाहिए। जुडिशरी इन इंडिया, जजेस के बारे में, कैसे आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लो कोर्ट, ये जो सारी कोर्ट्स हैं आपके, हाउ डू दे वर्क, व्हाट इज द प्रोसीजर, अगर आपको जाना पड़े तो। लेजिस्लेचर्स इन इंडिया, लॉज कैसे बनते हैं, पार्लियामेंट में क्या होता है, किसको आप जिसको वोट दे रहे हैं उसका महत्व क्या है, पता होगा तभी तो पॉलिटी के बारे में जान पाएंगे आप। एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया, कौन एग्जीक्यूट करता है इंडिया में चीजों को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में फिर बहुत सुना है हमने कि जो विलेजेस हैं वहां पे अलग इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, ग्राम सभा बैठती है, ग्राम सभा क्यों बैठती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं आपके जो इन चीजों के अलावा भी आते हैं, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड, थोड़े करंट अफेयर्स से मैंने कहा जैसे आपको रिलेट करते हुए आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपका इंडियन पॉलिटी बनाता है। अब ये तो हो गए ब्रॉड इंडियन पॉलिटी के जो हम कह सकते हैं टीयर्स, है ना, कि 1 2 3 ऐसे करके आप जान सकते हैं। बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव लिस्टेड डाउन दोस टॉपिक्स फॉर यू, राइट। प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, प्रीएम्बल को तो जानेंगे ही, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रीडम लिखा है, कहाँ लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, आपको क्या राइट मिला है, किस आर्टिकल में मिला है, दैट यू हैव टू नो। डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, प्रेसिडेंट का ऑफिस और गवर्नर, एग्जीक्यूटिव्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट और गवर्नर का क्या महत्व है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। पार्लियामेंट, आपकी लॉ बन रही है यहां से तो लेजिस्लेचर यहां से रिलेट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज आपकी यहां से आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो डिराइव कर रहे हैं हम। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो पंचायत। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कोई भी बुक आप रेफर कर रहे हैं, कोई भी नोट्स इफ यू आर रेफरिंग टू, यू हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स एट प्रायोरिटी। ये वो जो रेड कोर टॉपिक्स है ना जिससे क्वेश्चन आता है, ये वो टॉपिक्स हैं। अदरवाइज जो आपके सिलेबस है वो ये सारा है, इसमें से भी आपको जी फिल्टर करके दे दिया हमने, ठीक है। इंडियन पॉलिटी हो गया। अब लेके चलते हैं आपको इंडियन इकोनॉमी की तरफ। तो दिस ब्यूटिफुल काइंड ऑफ figure I have written produced here so as to tell you about the different topics that are part of Indian economy. What are they? Guys, blue और green में आपको दिख रहे हैं, जो blue हैं आपके, they are not as important as green, or we can say vice versa that green are very important. If you have a fair idea of green, blue को आप समझ पाएंगे। तो इंडिया की इकोनॉमी बेस्ड किन चीजों पे है, 5 चीजें आपको जानना सबसे जरूरी है जो आपके स्टार टॉपिक्स में कह सकती हूँ। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जीडीपी, जीएनपी, आपकी नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, वो है ग्रोथ, कि हो कैसे रही है, इकोनॉमी इज अबाउट ग्रोथ ओनली। फिर मॉनिटरी सिस्टम,
मॉनिटरी सिस्टम क्या, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा है, बैंकर ऑफ द बैंक्स कहा जाता है जिसे। कैसे वो एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं, क्या हुआ ऐसा कि इंटरेस्ट रेट्स अचानक से बढ़ गए, लोग लोन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है, या फिर ऐसा क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया मॉनिटरी पॉलिसी में कि आपको फोन करके लोन्स दिए जा रहे हैं कि आप आइए प्लीज लोन्स लीजिए। तो वो सब कहां पता लगेगा, मॉनिटरी सिस्टम में। फिर गवर्नमेंट बजटिंग, अब ये जो इतना बड़ा बजट पेश करती है डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट कि हमने ये सारे खर्चे कर लिए हैं, our receipts, our capital receipts, our expenditure, all those are a part of government budgeting under Indian economy, तो वो आपको जानना है। Then inflation, सबसे इंपॉर्टेंट चीज when economy comes to let's say comes into the picture, सबसे ज्यादा क्या आता है आपके माइंड में, महंगाई। बहुत महंगाई हो गई, हम सुनते आ रहे हैं ना बचपन से कि महंगाई, पहले तो इतना कुछ मिल जाया करता था, अब इतनी महंगाई हो गई है। तो व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन, हाउ डू वी नो दैट थिंग्स आर गोइंग महंगी, है ना, द ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन, हाउ कैन वी टैकल इट, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर इट, ये सब इन्फ्लेशन का पार्ट है। और अगेन ये सब कहां से जुड़ी है, इन्हीं चीजों से, इनसे ही तो जुड़ा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, कम करना है, दीज आर अ पार्ट ऑफ मॉनिटरी सिस्टम एंड बजट्स। एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली, कि इंडिया जो है क्या, एक्सटर्नल सेक्टर कितना पैसा बाहर से आ रहा है, कितना बाहर को दे रहा है इंडिया दूसरी कंट्रीज को, ये एक्सटर्नल है। क्योंकि ऑब्वियसली हम, अब इंडिया अकेला तो आइलैंड तो है नहीं, इंडिया इज नॉट एन आइलैंड दैट इट कैन नॉट, इवन इफ आइलैंड, देयर आर सो मेनी आइलैंड नेशंस, दे हैव टू कोऑपरेट विद अदर नेशंस, बाहर पैसा देना है लेना है, क्योंकि ट्रेड से ही तो सब कुछ चलेगा। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैंने इन टॉपिक्स को यहाँ पे एरो इसलिए डाला है सो दैट यू अंडरस्टैंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी, कोर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं जिनकी समझ आपको आ जाएगी, आप करंट अफेयर्स में पढ़ सकते हैं, या फिर आप छोटे मोटी चीजें इन चीजों के बारे में पढ़ लें तो इट विल बी इजी। इंडियन प्लानिंग, जो काफी सारे प्लान्स आए थे इंडिया में, है ना, पहला प्लान कौन सा था, 5 ईयर प्लान था, फिर उसको रोक दिया गया, जो रोलिंग प्लान्स आए, फिर ऐसे करके। इंडियन एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर पे इतनी सारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है बट स्टिल जीडीपी में इसका रोल कम है, क्यों, ये आपको जानना है। इंडस्ट्री, सर्विस, ट्रेड, इंडिया तो सर्विस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये सब कहां से आ रही है, यहीं से तो आ रही है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत सुनते हैं, वर्ल्ड बैंक, WTO, है ना, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड WTO, वर्ल्ड बैंक, फिर IMF, ये सब क्या है आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। और नेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे हैं। नीति आयोग आता है प्लानिंग करने के लिए, पहले प्लानिंग कमीशन ही हुआ करता था प्लान बिठाने को, एंड सर्टेन अदर मिसलेनियस टॉपिक्स जो कि रिलेट कर सकते हैं छोटे छोटे कहीं ना कहीं इन सब टॉपिक्स से, ठीक है। तो गाइज ये है आपका इंडियन इकोनॉमी। एज आई टोल्ड यू, ग्रीन एंड ब्लू I have divided here. Green are the most important topics for you. If you have a fair understanding, then it is expected from you to easily mark the questions right. ठीक है, इनको भी पढ़ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, right? अब चलते हैं आपके हम जनरल साइंस की तरफ। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री तो हमने जान लिया, करंट अफेयर्स भी। अब जानते हैं जनरल साइंस की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आपके कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ। तो गाइस जनरल साइंस, अगेन you have studied science at least till 10th, जो भी आपकी स्ट्रीम रही हो, 11th 12th में, आपने 11th 12th नहीं किया हो, कुछ डिप्लोमा कुछ भी किया हो, तो गाइस जो साइंस है सब बच्चों ने पढ़ी रहती है, राइट, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अब उस साइंस में से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में आती हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू नो। फर्स्ट इज ह्यूमन बॉडी, क्योंकि साइंस को पूरी जान के, टेक्नोलॉजीज को जान के, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज हो गई हैं, नासा ने कुछ रॉकेट लॉन्च किया, दैट इज ऑल्सो साइंस। और अभी आपको जुकाम हो गया है, दैट इज एन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, वो एक वायरल डिजीज है, ये भी साइंस का ही पार्ट है। साइंस तो हर तरफ है, एवरीडे साइंस होती है। कुछ भी आप खाना खाते हैं, वो 2 घंटे आपने बाहर छोड़ दिया गर्मियों में, यू विल नॉट बी एबल टू ईट इट आफ्टर 2 hours प्रोबेबली, राइट, स्पेशली इफ यू लिव इन नॉर्दर्न स्टेट्स, है ना, क्योंकि वो भी एक साइंस का पार्ट है। खाना खराब हो सकता है, स्टेल फूड यू कैन नॉट ईट। गरम गरम खाना बन रहा है, यू कैन हैव द फ्रेग्रेंस ऑफ इट, आपको पता लग जाता है ये बना है, व्हाई, बिकॉज हॉट पार्टिकल्स जो है बहुत जल्दी से मूव करते हैं एयर में, वो भी साइंस है। तो अब उसमें से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने फिल्टर करके निकाले हैं जो कि साइंस को बनाते हैं, और उनकी नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट, ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, न्यूट्रिशन
इन एनिमल्स एंड प्लांट्स न्यूट्रिशन मतलब आप जो खा रहे हैं, कैसे आप जी रहे हैं वो खा के, हाउ इज एनर्जी बीइंग प्रोड्यूस्ड इन यू इवन इन प्लांट्स जो कि खाना भी नहीं खाते। फिर डिजीजेस एंड देयर कॉजेज, अब तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक डिजीज, व्हाट इज द एलर्जी, या फिर किस चीज से क्या डिजीज रहती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, वायरल डिजीज कौन सी है, पैरासिटिक डिजीज कौन सी है। ये SI यूनिट्स, मोशन, साउंड, तो ये फिजिक्स तो डिवाइड किसमें हो गया, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हो गए बायो के, हम कह सकते हैं। फिर लाइट वेव एनर्जी, लाइट आप देखते हैं साइंस का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये वाले आपके टॉपिक्स किसमें हो गए, फिजिक्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किसका क्या है, किलोग्राम ही क्यों है यूनिट आपके मास का, राइट। तो ये बेसिक यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। और बेसिक केमिस्ट्री है, बेसिक केमिस्ट्री में क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल नेम्स क्या रहते हैं, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, पता होना चाहिए आपको, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, अब एयर आपके अराउंड है, यू आर ब्रीदिंग एवरी टाइम, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, कितनी गैस किस मात्रा में है, पता होना चाहिए। टायर भरवाने जाते हैं अपने आप व्हीकल का, कौन सी एयर वहां पे यूज की जाती है, पता होना चाहिए। सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जैसे मैं एग्जांपल्स दे चुकी हूँ आपको, खाना खराब हो जाना इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, कैंडल जला रहे हैं, केमिकल एक्शन हो रहा है वहां पे, तो ये सब चीजें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये जाननी आपको जरूरी है। और इसमें भी 11th 12th में क्या इतने बड़े बड़े जो हम पढ़ते हैं चीजें, दैट यू डोंट नीड टू नो, जस्ट दीज थिंग्स, रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द टॉपिक्स मेंशन्ड हियर, आपने अपना पढ़ लिया साइंस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कंप्यूटर, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अवेयर अबाउट कंप्यूटर ऑल्सो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। तो हियर आई मेंशन्ड 11 टॉपिक्स गाइस, जिसमें से जो ग्रीन में टॉपिक्स है ना, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज टॉपिक्स। व्हाट आर दे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, होता क्या है कंप्यूटर, उसके बेसिक यूनिट्स क्या है, ALU है, कंट्रोल सिस्टम है, मेमोरी है, सब पता होना चाहिए। कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन और डेटा प्रोसेसिंग, कैसे डेटा प्रोसेस होता है, क्या माउस डेटा प्रोसेस कर सकता है, नहीं ना, कौन करता है, पता होना चाहिए। CPU को क्यों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, व्हाई CPU कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, डिफरेंट हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, दीज आर पार्ट ऑफ योर हार्डवेयर। फिर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, लैन वैन मैन नेटवर्क है ना, वाईफाई कनेक्ट करते हो, दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए नंबर सिस्टम, MS ऑफिस की, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, व्हाट आर द शॉर्टकट्स यूज्ड, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। तो वायरस, एंटीवायरस डलवाते हो, क्यों डलवाते हो, व्हाट इज द नीड, ठीक है, क्या अटैक कर सकता है कंप्यूटर को। तो these are the topics that you have to cover in computer applications. You are not expected to know about Java, .NET, इतना सब नहीं जानना, लेकिन बेसिक्स इन सबका पता होना चाहिए, राइट। कंप्यूटर के है क्या, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, किससे बना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नेटवर्क से कैसे कनेक्ट होगा, उसमें मैं क्या चला सकता हूँ, ऑल दीज थिंग्स, राइट। बट ऑफ कोर्स दीज आर द टॉपिक्स, इनके अंदर में आपको जो है और नॉलेज होनी चाहिए। Okay, अब guys, I will take you to the most, I would say, important subjects. Why important? Because students are not much aware about these subjects: accounting, general accounting principles, industrial relation, labor law, and social security. ठीक है? And we will end our lecture with your English and quant reasoning. ठीक है? Let's go to general accounting principles. बहुत important है. Although weightage, I would not like to comment. Weightage बढ़ घट सकती है. Till now it has been equal. Like all the subjects are given equal weightage. But these are the subjects which are new for most of the students. ठीक है? तो what are the topics? I'll just tell you why have we written here. और कवरेज क्या इसमें की गई है। तो देखिए गाइज, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस जो हैं आपके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, ट्रायल बैलेंस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो गाइज आपके टॉपिक्स हैं जिनकी कवरेज पे यहाँ पे लिखा गया है कि आपको क्या बेसिक्स तक खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। एनसीईआरटी एक अच्छा सोर्स है ऑल्दो इनका, पर दीज आर द थिंग्स विच कवर। जैसे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस में क्या होगा, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। और लेट मी टेल यू, अगर आपको अच्छी नॉलेज इन चैप्टर्स की आ जाती है, then it becomes easy for you to understand these chapters. ये क्या है, बेस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई वोंट से इधर से इतने आएंगे, इधर से इतने आएंगे, बट you have to understand these chapters well so that you can have a fair understanding of these chapters, which are, let me tell you, let me give an example.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, रेशियोज की बात हो रही है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ी है अकाउंटिंग की, ठीक है, तो इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दी शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या रहते हैं, व्हाट इज द जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, पार्टनरशिप, ये सब अकाउंट्स का पार्ट है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल अकाउंट एंड अ नॉमिनल अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट्स और ब्रांच अकाउंट्स। तो दीज आर द चैप्टर्स विच आर बिल्ट बेसिकली ऑन दीज। ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड इफ यू डू दीज चैप्टर्स गाइज, तो आपकी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इस एग्जाम यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए खत्म हो जाती है। ओके और यहाँ पे मैंने लिख दिया है बेसिक्स, बिकॉज ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके इन चीजों के लिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना जानना है इनके बारे में कि होता क्या है। बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते इस एग्जाम में, राइट? चलिए अब चलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे। तो गाइस इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं आपके, लेबर लॉज भी कहा जाता है जिनको, 3 पार्ट्स में आई कैन से दीज आर डिवाइडेड। व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स? थ्योरीज इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इंडस्ट्रियल लॉज। तो थ्योरीज का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं टॉपिक्स जो आपको बताएंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस वर्क कैसे करते हैं या आइडियली कैसे करने चाहिए। वो कि इंडियन लेबर के बारे में आप पढ़ेंगे, ट्रेड यूनियंस हैं उनकी क्या थ्योरीज रहती हैं, कैसे होते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो क्या थ्योरीज हैं, आप कैसे हैंडल कर सकते हैं अपने रिलेशंस को इंडस्ट्री में, ठीक है। लेबर वेलफेयर की बात क्यों की जाती है, व्हाई इज लेबर वेलफेयर नीडेड किसी भी इंडस्ट्री में, क्या जरूरत है, व्हाई डू यू नीड टू डू द वेलफेयर ऑफ आपकी जो लेबर है उनका। डिस्प्यूट्स आ जाते हैं तो क्यों आएंगे, पहले तो डिस्प्यूट्स थ्योरी बताएगी एंड हाउ कैन यू हैंडल दोस डिस्प्यूट्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज फिर क्या है लेबर की, वर्कर की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होनी क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है या कितनी है और कितनी नहीं है। सो दीज आर द थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, अब्रॉड में क्या फॉलो किया जाता है। इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, व्हाई इज द हेल्थ एंड सेफ्टी अ मैटर ऑफ कंसर्न। जो लेबर आर वर्किंग उनकी जो है हेल्थ क्यों मैटर करती है। तो दीज आर द थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपको जाननी चाहिए। दीज आर द टॉपिक्स, ट्रेड यूनियन, डिसिप्लिन, ग्रीवेंस हैंडलिंग, फिर कैसे वो चीज बनी, ठीक है। और गाइस इसी से रिलेटेड एक चीज है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपने देखा ना यहाँ पे इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो दैट मीन्स कि वी आर स्पेसिफिकली डीलिंग विद इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है उन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए, वो भी पता होना चाहिए। जैसे अगर आप पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का, ठीक है, या ट्रेड यूनियन ले लीजिए कि ट्रेड यूनियन की कोई थ्योरी है, तो अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजन दी है दैट दे कैन बी अ ट्रेड यूनियन, हो सकती है या नहीं हो सकती, हो सकती है तो कितना उसका राइट है क्या करने का। तो ये हर जगह पे आपको मिल जाता है कि अगर आप इंडियन लेबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे क्या प्रोविजन रिलेटेड है, ट्रेड यूनियन है उससे क्या रिलेटेड है, लेबर के वेलफेयर के लिए क्या प्रोविजन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको जो यूनियन है आपकी वो और कहां तक आगे जा सकती है। तो दीज आर द प्रोविजंस जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर इंडस्ट्रियल लॉज गाइस, ये जो इंडस्ट्रियल लॉज है बेसिकली एप्लीकेशन है कि व्हाट आर द लॉज। ये तो हो गया थ्योरी आपकी, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन इंडस्ट्रियल लॉ क्या है, जो एग्जिस्ट करती है लॉ, आपको उसे अवॉइड करना ही होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ देयर वर मेनी लॉज पहले जो हुआ करती थी, पेमेंट, वेजेस, ऐसे करके काफी आपके कोड्स और लॉज थे, लेकिन अब वो सब स्क्रैप हो गए हैं। 2019 में गवर्नमेंट न्यू कोड्स लेकर आई थी, 4 न्यू कोड्स थे जिसमें से 3 इंडस्ट्रियल रिलेशन के थे, 1 सोशल सिक्योरिटी का था। तो जो पुराने लॉज थे वो अब नहीं है, they have been scrapped, you just have to cover the new codes that have been released by the government. थोड़ा सा I will tell you about those codes also. तो 3 मेजर कोड्स जो आपको पढ़ के जाने हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए, कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019। तो वेजेस पे कोड आ गया एक नया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे आ गया, और ऑक्यूपेशन आपके काम में जो सेफ्टी हेल्थ है वहां पे भी एक कोड आ गया। तो दीज आर द 3 कोड्स दैट यू हैव टू नाउ कवर फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, राइट। तो मैंने आपको बता दिया थ्योरी पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उससे रिलेटेड क्या है इंडिया में, और जो न्यू लॉज पास की गई है, ठीक है। पुराने वाला अब मैटर नहीं करेगा क्योंकि नया पास कर दिया है गवर्नमेंट ने।
तो अब चलते हैं सोशल सिक्योरिटी की तरफ। तो गाइस सोशल सिक्योरिटी जो है आपकी अगेन वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोशल सिक्योरिटी लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो जो थ्योरीज भी इसकी कुछ रहती है सोशल सिक्योरिटी की, बट दे आर अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन ओनली, ठीक है। ऐसे थोड़ी बहुत थ्योरीज कुछ रहती हैं, पर मेजरली हमें क्या पढ़ना है, सोशल सिक्योरिटी की लॉ और उसकी स्कीम्स। तो लॉ में आप क्या पढ़ेंगे, आई टोल्ड यू कि 4 नए कोड्स पास हुए हैं, 3 इंडस्ट्रियल रिलेशन के हैं, 4th ये वाला है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये जो पास किया है गवर्नमेंट ने, आपको इसको पढ़ना है इफ यू वांट टू कवर योर सोशल सिक्योरिटी फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब एक और पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी का, वो है स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आई हैं, जैसे एग्जांपल देती हूं, अटल पेंशन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो जो सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस वाले पार्ट में। तो आपको ये पढ़नी है, और कौन सी, ओल्ड पढ़नी है या न्यू पढ़नी है? तो गाइस दोनों। क्यों? I'll give you the example. New means that you are aware about current awareness या current development, अगर आप ये पढ़ लेते हैं। पर old क्यों? जैसे कि एक स्कीम है आपकी एमजी नरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसमें क्या है, आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है, लेकिन वो काफी सालों से चली आ रही है और हर साल वो स्कीम जो है दिनों दिन तरक्की कर रही है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी ओल्ड स्कीम्स, अटल पेंशन योजना कोई नई योजना नहीं है, ये भी पुरानी योजना है, तो आपको उसको भी पढ़ना है। तो ओल्ड प्लस न्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स यू हैव टू कवर, ठीक है। तो लॉज और स्कीम्स दो आपके सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट लेग ऑफ द लेक्चर की तरफ, विच इज व्हाट, एक आपकी इंग्लिश और फिर क्वांट रीजनिंग हो जाएगा। विद दैट हमारे सारे सिलेबस टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आपकी अगर मैं इंग्लिश की बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन जनरल इंग्लिश लिखा गया है, ठीक है, पेपर में, सिलेबस की नोटिफिकेशन में। अब इंग्लिश तो अगेन कितना कुछ है, लिटरेचर भी हो सकता है, इतनी सारी ग्रामर है, व्हाट डू वी नीड टू डू? तो वी नीड टू कवर दीज थिंग्स। एरर डिटेक्शन, आपको इंग्लिश के सेंटेंस में क्या गलती है, एरर पकड़नी आनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस, सिनोनिम, एंटोनिम, सिमिलर वर्ड क्या है, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, आपकी वोकैब बेसिकली टेस्ट की जाती है इनके थ्रू। इंग्लिश का कितना ज्ञान है आपको। इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे कि मुहावरे और ये चीजें हम हिंदी में यूज करते हैं, वही। फ्रेजल वर्ब्स, एक फ्रेज में जो यूज करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, प्रीपोजिशंस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक पूरे सेंटेंस के लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कि आप सब्स्टिट्यूट कीजिए इस सेंटेंस से इस वर्ड को ऐसे करके। तो ये आपका बनाते हैं इंग्लिश, जो कि हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। हर एग्जाम में इसी तरह की इंग्लिश पूछी जाती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, तो आप जान लीजिए, वर्ब्स हैं जो प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इनकी अगर आपको नॉलेज है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एरर को डिटेक्ट करना, राइट। अब चलते हैं आपके लास्ट सब्जेक्ट पे, विच इज जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांट एप्टीट्यूड। तो गाइज दिस इज व्हाट रिटन, मेंटल एबिलिटी जनरली आपकी टेस्ट की जाएगी, ठीक है, उसी में 2 पार्ट्स आते हैं, क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है, ये 2 चीजें आती हैं। क्वांट और रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स जो है वो डिफरेंट हैं, जैसे कि क्वांट का कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स क्वांट के क्या है, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज निकालनी है आपको, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर इतने लोग मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं तो 3 दिन में कितने कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें। नंबर सिस्टम, 2D 3D, तो ये आपके क्वांट के बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और अगर आप ये कर लेंगे, इसके ऊपर जो मर्जी आप करते रहिए, ठीक है, इसको नहीं छोड़ सकते आप। रीजनिंग तो एज आई टोल्ड यू, जो मैंने स्टार्ट ही किया था लेक्चर के, बनती ही रीजनिंग इन चीजों से है, बनते ही ये सब्जेक्ट्स इनसे हैं। लेबर कोड की बात की, लेबर लॉज की बात की, तो कोड है तभी वो लेबर लॉ है। जैसे जो नए कोड पास किए गए, अगर वही नहीं होते तो लॉ ही नहीं होती। सिमिलरली यही रीजनिंग है आपकी, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिक्स सीरीज, आपको सीरीज में फाइंड करना होता है मिसिंग नंबर, है ना, काउंटिंग फिगर्स, डायरेक्शंस, काफी सारी फिगर्स मिक्स करके दे दी जाती हैं, आपको बताना होता है काउंट कीजिए कितनी फिगर्स हैं इसमें।
बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, ऑल्दो वो मुझे तो ब्लड रिलेशंस फिर है ना कि इनका रिलेशन इनसे निकालिए, रैंकिंग, पजल्स, एनालिटिकल रीजनिंग और सिलोजिज्म। तो ये आपके टॉपिक्स हैं रीजनिंग के। एज आई टोल्ड यू, दीज आर द कोर टॉपिक्स, the constituent of the subject, and are also relevant for the most important for the exam. So if you cover them, you are covering all the things required for the examination. इतना कर लेते हैं, आपने अपना एग्जाम का सिलेबस पूरा कर लिया है। अब उसके ऊपर आपकी इच्छा, आप जो भी पढ़ना चाहें, ठीक है। तो थैंक यू, आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सिलेबस को डिकोड करने में मुझे लगता है आपको मदद मिली होगी इस वीडियो से कि पढ़ना क्या है, मुझे कितना पढ़ूं। फ्रीडम स्ट्रगल खोल तो लिया, इतनी बड़ी बुक्स मैंने, लेकिन क्या क्या करना है फ्रीडम स्ट्रगल में। क्वांट की बुक ही नहीं खत्म हो रही, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स अवेलेबल हैं, उसमें से कौन से टॉपिक्स पढूं। तो गाइस, हमने आपको कोशिश की है प्रायोरिटी में टॉपिक्स बताने की और क्लैरिटी से समझाने की। आई होप यू लाइक इट, एंड hello@edutab.co.in पे आप हमें मेल डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम एंटायर एडुटैब टीम।